अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैस अनवर है और हम पीपीएससी का पास पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। 25 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नाउ दिस इज़ द 26 क्वेश्चन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है ये लंग से टिश्यूज़ में होती है थ्रू व्हाट? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। अच्छा, बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर आ जाती है। अब लंग्स से वो टिश्यूज़ तक जाती है तो वो किसके थ्रू जाती है? तो वो अटैच होती है विद दी नॉट आरबीसी सरफेस। नहीं। सॉल्युबिलिटी इन प्लाज्मा, डिफरेंस इन प्रेशर, नहीं। लंग से बेसिकली होता ये है कि ये हमारे पास ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया के बाद ये आ गए ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल आ गए और उसके बाद सपोज ये एल्वियोलाई है। तो ऑक्सीजन जो यहाँ आ गई है, अब ये हमारे पास यहाँ से जा रही है ब्लड वेसल। उस ब्लड वेसल के अंदर जो है ये आरबीसीज मौजूद है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये डिफ्यूज़ होकर जाएगी आरबीसीज के अंदर। ठीक है, डिफ्यूजन के ज़रिए ये डिफ्यूज़ होकर जाएगी आरबीसीज के अंदर और आरबीसी के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। तो अटैचमेंट जो है इसके साथ नहीं होती। प्लाज्मा के थ्रू जो है, प्लाज्मा में भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है बट वो बहुत थोड़ी होती है, इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता कि वो प्रॉपर्ली टिश्यू को जो है वो प्रोवाइड कर सके। डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से पहुंचती तो है ब्लड तक, यानी एल्वियोलाई से ये आरबीसी तक जाती तो है, बट अगेन ये इसका आंसर ठीक है कहा जा सकता है। डिफरेंस इन प्रेशर नहीं होता, बेसिकली डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो आई थिंक नन ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन अगर होता तो ठीक है, मैं मान लेता कि यहाँ से भी डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जा रही है और फिर जब टिश्यू तक पहुँचेगी तो भी डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से गैस एक्सचेंज होता है। चले, नन ऑफ दिस। नाउ एफएसएच जो है जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये प्रोड्यूस कौन करता है? तो दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका फंक्शन ये होता है कि ओवरी के अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें ओवम होता है और उसको सराउंड कर दी है एक लेयर सेल की, जिसे हम कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। इसको कन्वर्ट करवाया जाता है ग्राफियन फॉलिकल में, बड़े से स्ट्रक्चर में। तो ये काम करवाता है एफएसएच और इसी से प्रोड्यूस करवाता है ईस्ट्रोजन भी, ये एफएसएच काम करता है। ठीक है जी। लाइपेज जो है ये वो एंजाइम है जो कि लिपिड का ब्रेक डाउन करवाता है, ये बात पहले भी हो चुकी है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है ये आपका अमाइलेज करता है और प्रोटीन जो है ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन वगैरह करता है। ये हो गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इज़ एप्लीकेबल टू। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल के पास, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लावर के कलर की बात करूं तो प्लांट के पास ये दो क्रोमोसोम होंगे जिसके ऊपर फ्लावर के कलर को कंट्रोल करने वाली जीन्स होंगी। तो इन दोनों को फैक्टर्स भी कहा जाता है, इनको जीन्स भी कहते हैं। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है तो होता यह है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है, ठीक है, और एक इनमें से एक गैमेट के अंदर जाता है और दूसरा दूसरे गैमेट के अंदर जाता है। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन या दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो है वो दोनों के ऊपर लागू होगा, चाहे ये होमोजाइगस हो। होमोजाइगस का मतलब चाहे इसके पास दोनों जगह रेड कलर करवाने वाली इन्फॉर्मेशन हो तब भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो हेटेरोजाइगस हो, एक जगह पर रेड कलर करवाने वाली इन्फॉर्मेशन हो, एक जगह पर पर्पल कलर करवाने वाली इन्फॉर्मेशन हो, तब भी जब गैमेट बनेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। सेक्स लिंक जीन्स जो होती हैं दे आर कंसर्न विद सेक्स लिंक जीन्स जो हैं दे आर कंसर्न विद व्हाट कैरेक्टर? दे आर नॉट कंसर्न विद सेक्स कैरेक्टर, दे आर कंसर्न विद सोमैटिक कैरेक्टर। सेक्स लिंक जीन बेसिकली वो होती हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लगी हुई होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्स के साथ एसोसिएटेड हो। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है सोमैटिक कैरेक्टर्स ही होते हैं, यानी बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करने वाली जीन्स हमारे पास लगी होती है वहाँ पे। XXY इंडिविजुअल इन मैन इज़ ए फिनोटाइपिक मेल, ठीक है, यानी जिसके पास दो एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है, वो दिखने में जो है वो मेल है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये होता है कि वाई क्रोमोसोम है। जब भी वाई क्रोमोसोम होगा वो मेल होगा, वाई क्रोमोसोम नहीं है तो वो फीमेल है। द ट्राइसोमिक कंडीशन जो है इट कैन बी प्रोड्यूस थ्रू। ट्राइसोमिक का मतलब ये होता है कि एक क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम है इंसान में, तो जब भी 47 हो जाएंगे तो इसे हम कहेंगे ट्राइसोमिक। तो ट्राइसोमिक कंडीशन जो है ये किस कंडीशन से प्रोड्यूस हो सकती है, ये इन्होंने पूछा है। तो ट्राइसोमी का मतलब ये होता है कि एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गया, इसके ऑपोजिट जो होता है वो मोनोसोमी होती है, यानी अगर 46 से 45 क्रोमोसोम्स हो जाएं
तो इसे हम मोनोसोमी कहते हैं। ये दोनों जो प्रॉब्लम्स होती है वो होती है नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से। नॉन डिस्टिंक्शन का मतलब होता है जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट ना हो पाएँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये इसके 2 धागे हैं, क्रोमेटिड्स हैं, तो यहाँ से आके स्पिंडल फाइबर पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं और इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं, तो ये बीच से स्प्लिट होता है। अगर ये सेपरेशन ना हो सके तो इस कंडीशन में होगा ये कि एक ही तरफ दोनों चले जाएंगे और एक तरफ कोई नहीं जाएगा। तो जिस तरफ दोनों चले जाएंगे वहाँ का नंबर बढ़ जाएगा और जिस तरफ कोई भी नहीं जाएगा वहाँ का नंबर कम हो जाएगा। इसे हम कहते हैं नॉन डिस्टिंक्शन। तो चाहे प्राइमरी नॉन डिस्टिंक्शन हो चाहे सेकेंडरी नॉन डिस्टिंक्शन हो, दोनों के अंदर जो है वो ये वाली कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। ना फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट वाज, तो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ख्याल ये किया जाता है कि वो एक टाइप का बैक्टीरिया था। चूँकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं तो पहले प्रोकैरियोटिक सेल बना और उसके बाद फिर उसे यूकैरियोटिक सेल बने। नाउ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दी थी? तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमारे पास ये दोनों थे जिन्होंने मिलकर प्रपोज की थी। चार्ल्स डार्विन था और अल्फ्रेड रसेल वॉलेस था, जिन दोनों ने मिलकर जो है वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी। तो बोथ ए एंड बी जो है करेक्ट आंसर है इसका। लेमार्क थ्योरी जो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की, वो क्या कहती है? तो लेमार्क की थ्योरी ये कहती है कि भाई इन्वायरमेंट जो है वो किसी भी एनिमल के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट डालता है, उसे फोर्स करता है कि वो अपने अंदर कोई चेंज लेकर आएगी, उसे किसी ना किसी कंडीशन के अंदर डालता है। जब उस कंडीशन में एनिमल आ जाता है तो फिर वो किसी ऑर्गन का इस्तेमाल बढ़ा देता है, वो ऑर्गन बेहतर होता जाता है, स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और किसी ऑर्गन का इस्तेमाल कम कर देता है, वो ऑर्गन वीक होता जाता है। और फिर ये जो चेंज इस एनिमल के अंदर आया है ये अपनी जनरेशन में पास ऑन करता है, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो लेमार्क की थ्योरी के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट जो है वो फोर्स करता है कोई कैरेक्टर, एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट फोर्स करता है कोई कैरेक्टर, कोई चेंज जो है वो लेकर आता है। द ऑर्थो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? ऑर्थो सिलेक्शन मीन्स ये एवोल्यूशन के अंदर टर्म इस्तेमाल की जाती है। ऑर्थो सिलेक्शन इसका मतलब कि सिलेक्शन हो रही है एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर, तो इसे हम कहते हैं ऑर्थो सिलेक्शन। नाउ हैकेल्स बायोजेनेटिक लॉ जो है वो क्या कहता है? तो हैकेल्स की जो हाइपोथेसिस है वो बेसिकली कहती है कि जो ऑन्टोजेनी है वो रिपीट करती है फाइलोजेनी को। अभी ऑन्टोजेनी किसे कहते हैं? तो ऑन्टोजेनी बेसिकली स्टडी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के बारे में, फिजिकल डेवलपमेंट भी और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी। फाइलोजेनी बेसिकली कहते हैं रिलेशनशिप जो होता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, उसे हम फाइलोजेनी कहते हैं। तो आसान अल्फाज में हैकेल्स का बायोजेनेटिक लॉ ये कहता है कि जो हमारे पास एडवांस ऑर्गेनिज्म है, जितने भी एडवांस ऑर्गेनिज्म हैं, जब आप उनकी डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, जिस वक्त वो बन रहे होते हैं, यानी स्पर्म और एग जब मिलते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है और उसके बाद जो स्टेजेस आते हैं, तो हैकेल्स कहता है कि ये जो है वो शो करता है या ये जो है वो रिप्रेजेंट होता है, यानी ये रिप्रेजेंट करता है जो बाकी जो ऑर्गेनिज्म है, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उनकी एडल्ट लाइफ को। यानी आसान अल्फाज में जो आप दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, उनकी जो एडल्ट लाइफ है वो आपको नज़र आती है किसकी डेवलपमेंटल लाइफ के अंदर? एडवांस ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट लाइफ के अंदर। तो इसको सेंटेंस के अंदर कहा जाता है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स या ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। ये हैकेल्स का बायोजेनेटिक लॉ है। Now, ecosystem is a system involving both biotic components and abiotic components, which तो इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो दे इंटरेक्ट, बायोटिक और नॉन एबायोटिक कंपोनेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं। नाइट्रोजन की जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है इज़ रिगार्डेड एज गैसियस साइकिल बिकॉज, तो हमारे पास दो तरह की साइकिल्स होती हैं। एक गैसियस साइकिल्स होती हैं जिसके अंदर हमारे पास जो साइक्लिंग एलिमेंट होता है, साइक्लिंग कंपाउंड होता है, वो गैस की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो चूंकि मेजर पार्ट ऑफ द साइकिल गैस स्टेट के अंदर होता है, तो इसे हम नाइट्रोजन की साइकिल को या कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल को या ऑक्सीजन की या वाटर की साइकिल को भी इवन हम गैसियस साइकिल कहते हैं। दूसरी सेडिमेंट्री साइकिल्स होती हैं जिसके अंदर जो साइक्लिंग कंपाउंड होता है, साइक्लिंग मटेरियल होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, सेडिमेंट्स की फॉर्म में होता है। तो आयरन की साइकिल है या कैल्शियम की साइकिल या फॉस्फोरस की साइकिल है, उन्हें हम सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन आर वेरिएशन विच आर प्रोड्यूस थ्रू, हाँ, एवोल्यूशन जो होता है बेसिकली चेंज जो आता है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जो होती है, तो हमें पता है कि उसका जो रीज़न होता है, उसका जो कॉज होता है वो म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन जो है वो सडन चेंजेस होते हैं। तो म्यूटेशन जो है आपका जीन म्यूटेशन भी हो सकती है जो कि छोटे लेवल के ऊपर होती है, और क्रोमोसोमल एब्रेशन भी हो सकती है जो कि बड़े लेवल के ऊपर होती है। तो बोथ ए एंड बी दे कैन प्रोड्यूस म्यूटेशंस, दे कैन प्रोड्यूस एवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? बात हो चुकी है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है। स्पिक्यूल्स आर सीक्रेटेड बाय स्पेशल मेसेनकाइमल अमीबोसाइट्स। बेसिकली होता ये है कि जो स्पिक्यूल्स हैं
जो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंडोस्केलेटन होता है पॉलीफेरा का, स्पंजिस का, तो वो जो है एक नॉन लिविंग मटेरियल है। तो नॉन लिविंग मटेरियल जो है वो किसी न किसी लिविंग सेल से प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास जो स्पंजेस होते हैं उनकी आउटर लेयर होती है जो कि पिनेकोसाइट्स कहलाते हैं, और एक इनर लेयर होती है जो कि कोइनोसाइट्स कहलाते हैं। उनके दरमियान में मीजेनकाइम होती है। यहीं पर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। ये स्क्लेरोब्लास्ट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं केमिकल जो कि शक्ल इख्तियार कर लेता है इस तरह की या इस तरह की या 6 रेज वाली, तो वो बेसिकली कहलाते हैं स्पिक्यूल्स। तो स्क्लेरोब्लास्ट जो है ये सीक्रेट करते हैं। Now, true nerve cells or ganglion cells occur for the first time in। अभी जो नर्व सेल्स हैं या जो गैंग्लियन सेल्स हैं ये बेसिकली वो हैं जो कि नर्वस सिस्टम की बुनियाद बनाएंगे। तो पहला जो फाइलम है वो पॉलीफेरा। प्रोटोजोआ तो बेसिकली यूनिसेलुलर, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलता। पॉलीफेरा के अंदर भी कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। सीलन ट्रेट्स वो पहले एनिमल्स होते हैं कि जिनके अंदर आपको डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम मिलता है। नर्व सेल्स का जाल बिछा हुआ होता है। गैंग्लियन जो है उनका कलेक्शन, आपको गैंग्लियन का कलेक्शन तो खास नहीं मिलता, बट नर्व सेल्स का जाल बिछा हुआ होता है। डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। तो ये पहले इंडिविजुअल हैं। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्लेस इट्स लॉस और डैमेज पार्ट, तो ये रीजनरेशन कहलाता है। रीजनरेशन में कोई भी एनिमल जो है वो अपना बॉडी का लॉस पार्ट जो है वो रिप्लेस कर सकता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप के अंदर आता है। नेमेटोसिस्ट जो हैं ये स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें निडोब्लास्ट कहते हैं। और ये फीचर है हमारे पास सेकंड फाइलम का जिसे हम कहते हैं निडेरिया, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ। निडेरिया है जिन्हें हम सीलेंट्रेटा कहते हैं। तो प्रोटोजोआ के अंदर नहीं होते, पॉलीफेरा में नहीं होते, एनेलिडा में नहीं होते, मोलस्का में नहीं होते। पॉलीकीट्स जो हैं उनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या होते हैं, तो पॉलीकीट्स बेसिकली हमारे पास जो एनेलिडा हैं उनकी एक क्लास होती है पॉलीकीट्स जिसमें नीरीज आता है। तो पॉलीकीट्स का जो फीचर है वो ये है कि इनके हर सेगमेंट के पास एक अदद फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है जिसे पैरापोडियम कहते हैं, और इसमें बहुत सारे सीटाए लगे हुए होते हैं। तो ये इनका जो पैरापोडियम है ये इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है जो कि इन्हें मूवमेंट में हेल्प करता है। वर्म्स जो हैं ये बिलोंग करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से। दे आर कॉमनली नोन एज, तो इन्हें हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ। जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स वाले हैं दे आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। राउंड वर्म्स जो हैं ये नीमाटोडा वाले हैं, और सेगमेंटेड वर्म्स जो हैं ये एनेलिडा वाले हैं। अर्थवर्म जो है ये भी सेगमेंटेड वर्म से बिलोंग करता है। बायपिनेरिया लार्वा जो होता है ये कौन से फाइलम का है, तो हमारे पास बायपिनेरिया लार्वा जो है ये एकाइनोडर्मेटा का होता है। और पॉलीकीट्स जो होते हैं इनका जो लार्वा होता है आई थिंक या तो वो ट्रोकोफोर होता है या वो टॉर्नेरिया होता है, मुझे याद नहीं है। ट्रोकोफोर या टॉर्नेरिया होता है इनका, और मोलस्का का लार्वा सेम होता है, आई थिंक ट्रोकोफोर ही होता है। और सीलेंट्रेट्स जो होते हैं इनका लार्वा जो होता है वो प्लेन्यूला लार्वा होता है, प्लेन्यूला। ठीक है, तो डिफरेंट फाइलम के जो है वो नेम्स लार्वा के डिफरेंट होते हैं। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, तो क्लोज टाइप मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। एनालिड के पास जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ये क्लोज टाइप का होता है अर्थवर्म के अंदर। और पॉलीफेरा के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। आर्थ्रोपोडा के पास जो है ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। द टू कॉमन मॉस्किटो जेनरा ये एनाफिलस है और फिर एंड लगा हुआ है, एंड क्यूलिक्स। एनाफिलस एंड क्यूलिक्स दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय देयर व्हाट। तो भाई दिखने में ये दोनों जो हैं ये सिमिलर होते हैं, दोनों येलोइश से नज़र आते हैं, बट अगर आप इनकी सिटिंग पोस्चर को देखें, रेस्टिंग पोजीशन को देखें, तो ये अगर सरफेस है तो क्यूलिक्स जो है ना वो इसके आपको पैरेलल मिलेगा। ठीक है, जबकि जो एनाफिलस है वो थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल पे बैठा हुआ होता है, टेढ़ा बैठा हुआ होता है। तो सिटिंग पोस्चर जो है या इनकी जो रेस्टिंग पोजीशन है उससे आप इन्हें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।